अस्सलाम वालेकुम जी। 2008 के अंदर चाइना को पहली दफ़ा मौका मिलता है समर ओलंपिक्स को होस्ट करने का। ये चाइना के पास पहला मौका होता है समर ओलंपिक्स को होस्ट करने का और दुनिया के सामने एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ने का। तो चाइना क्या करता है कि जितनी भी कोशिश उससे की जा सकती है, जितना रीइनोवेट वो कर सकता है, चीज़ों को जितना बेहतर बना सकता है, वो इनको बनाने की कोशिश करता है। हत्ता कि वो नई पब्लिक बसेस भी लॉन्च करता है, वो अपने एयरपोर्ट को भी वो अपडेट करता है, रीइनोवेट करता है और सिमिलरली वो अपने स्टेडियम्स को भी दोबारा से रीइनोवेट करता है ताकि वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। तब जब पूरी दुनिया की नज़रें चाइना पे होंगी तो वो कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ना चाहता कि जिस पे उसको बाद में शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। लेकिन जितना कुछ अच्छा किया जाए, कुछ ना कुछ गलत तो ज़रूर हो जाता है। कुछ इसी तरह के सीन्स चाइना के साथ भी होते हैं। जब ये ओलंपिक्स को सिर्फ 2 दिन रह रहे होते हैं, पूरी दुनिया की टीम्स जहाँ पे पहुँच जाती हैं, तो कहानी में एक मोड़ आता है। वहाँ की जो क्लाइमेट अथॉरिटीज़ हैं वो वार्न करती हैं कि हमारे पास बीजिंग में बारिश होने वाली है और ये बारिश बहुत ही तूफानी बारिश होगी। चाइना के जितने भी एम्बेसडर्स हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं और जितने ऑफिशियल्स हैं, वो सारे के सारे सर जोड़कर बैठ जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या किया जाए, ऐसा हम कर क्या सकते हैं कि इस बारिश को कहीं से रोका जाए या फिर कुछ अल्टरनेटिव किया जाए। क्योंकि जो ओलंपिक्स का सीन होने वाला होता है, ये भी ओलंपिक्स के बीजिंग के नेशनल स्टेडियम में होने वाला होता है और ये स्टेडियम हमारे पास ओपन एयर है। तो एक दिन जब रहता है तो वहाँ पे हमारे पास एक बात आती है उनके जहन में, क्लाउड सीडिंग। आखिर चाइना ने इस फंक्शन को, इस इवेंट को किस तरह ऑर्गेनाइज किया, इसको सक्सेसफुल किस तरह बनाया, बारिश के होते हुए भी जानते हैं आज इस वीडियो के अंदर। चाइना उस टाइम पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट का, क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग के अंदर हमारे पास बारिश तो होती है, लेकिन वो बारिश चाइना के शहर बीजिंग के अंदर नहीं, बीजिंग से बाहर होती है। आखिर ये सब कैसे मुमकिन है, लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, बारिश बनती कैसे। सिमिलरली हमारे पास हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है। वाटर के पार्टिकल्स हमारे पास एवोपरेट होते हैं, एवोपरेट होकर हमारे पास एटमॉस्फेयर में जाते हैं और वहाँ पर जाकर ये दोबारा कंडेंस होते हैं और वाटर पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जब ये वाटर पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो वहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, इनमें आपस में कोई बॉन्डिंग वहाँ पे इतनी खासी नहीं होती, अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसीलिए इनका वेट भी हमारे पास कम होता है। लेकिन जब हमारे पास डस्ट आ जाती है या इस तरह के कोई और गैसेज आ जाती हैं, तो गैसेज आके इनके साथ इंटरेक्ट करती हैं, एक बड़ा पार्टिकल बनता है, एक बड़ा वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। उस वाटर के मॉलिक्यूल पे हमारे पास ग्रेविटी एक्ट करती है और इस तरह बारिश हमारे पास ज़मीन पे बरसना स्टार्ट हो जाती है। अब ये समझते हैं कि क्लाउड सीडिंग कैसे काम करती है। क्लाउड सीडिंग अगर कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो 1946 के अंदर विंसेंट शॉफर पहला बंदा था जिसने हमारे पास क्लाउड सीडिंग के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। उसने ये किया था कि सिल्वर आयोडाइड को स्प्रे कर दिया था क्लाउड्स के ऊपर। जब सिल्वर आयोडाइड को क्लाउड्स के ऊपर स्प्रे किया गया तो सिल्वर आयोडाइड ने वही काम किया जो हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स करते थे या फिर गैसेस करती थी। वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास कंडेंस हुए, आपस में मिले, एक बड़ा वाटर मॉलिक्यूल बना, उस पर ग्रेविटी ने एक्ट किया और इस तरह हमारे पास बारिश बरसना शुरू हो गई। यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया था चाइना ने भी और इसी वजह से सारी की सारी बारिश, उस दिन बारिश तो हुई थी ज़रूर ओलंपिक्स के दिन, लेकिन वो बारिश बीजिंग के अंदर नहीं, बीजिंग से बाहर हुई थी। सड़कें, गाड़ी और वो स्टेडियम सारा का सारा बिल्कुल सेफ था बारिश के बगैर और वहाँ पे वेदर बिल्कुल प्लेजेंट था। ये जो कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास आर्टिफिशियल रेन का, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ रिसेंटली लाहौर के अंदर भी जब स्मोक ज़्यादा हो गई थी तो वहाँ पे भी इसी आर्टिफिशियल रेन का, क्लाउड सीडिंग के जरिए वहाँ पे भी आर्टिफिशियल रेन की गई। इसी तरह हमारे पास अगर हम इसको यूज़ की, इस टेक्निक की यूज़ की जाए तो इस टेक्निक को बड़ी बड़ी वार्स में यूज़ किया गया है। अमेरिका इस टेक्निक को यूज़ करके वार्स जीत रहा है। जी हाँ, 1967 के अंदर जब यूएस वर्सेस वियतनाम की वार चल रही थी, जो तकरीबन 5 सालों तक एक लंबी जंग थी, इस जंग को अमेरिका ने जीता है तो क्लाउड सीडिंग के जरिए। सीन्स को इस तरह करता था अमेरिका इतना चालाक था, इस तरह के सीन्स करता था कि जब भी हमारे पास मूनसून का सीजन होता था, मूनसून के दौरान हमारे पास अमेरिका इस मूनसून को एक्सटेंड कर देता था वियतनाम के ऊपर। ये हमारे पास अपने फाइटर जेट्स भेजते थे जो हमारे पास इस तरह की क्लाउड सीडिंग करते थे क्लाउड्स के ऊपर छुप छुप के। तो जो मूनसून का सीजन था वो वियतनाम के अंदर एक्सटेंड हो जाता था। अब मूनसून का सीजन एक्सटेंड होगा तो लाजमी सी बात है, जब ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पानी आएगा, जब ज़्यादा पानी आएगा तो फिर फ्लड्स आएंगे, जिस तरह 2002 के अंदर पाकिस्तान को फेस करने पड़े। और सिमिलरली अगर हमारे पास पहाड़ी इलाकों की बात की जाए, माउंटेन रीजन्स की बात की जाए, वहाँ पे अगर ज़्यादा बारिश होगी तो वहाँ पे ज़्यादा बारिश होने की वजह से लैंडस्लाइडिंग होगी, ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम जंग के साथ हैं, किसी मुल्क के साथ जंग चल रही है, तो जो सप्लाई है हमारे पास किसी भी फौज को, तो वो फौज की सप्लाई कट जाएगी। सिमिलरली यही काम करता रहा है यूएस इन 1967 और तभी वो जाके वियतनाम से ये वार जीतता है क्लाउड सीडिंग करके। लेकिन यही नहीं है कि क्लाउड सीडिंग का इतना नेगेटिव यूज़ होता है। सिमिलरली इसके 2 पहलू हैं, अ कॉइन हैज़ ऑलवेज 2 साइड्स। इसका पॉजिटिव यूज़ हमारे पास दुबई के अंदर होता है। दुबई के अंदर हमारे पास, आपको पता है दुबई जितना भी इनोवेट हो जाए, जितना भी आगे चले, जितनी इनोवेशंस कर ले, जो कुछ कर ले, जितना बड़ी ट्रेडिंग हब बन जाए, लेकिन वो पीने का साफ पानी तो उसके अंदर मौजूद नहीं है।
उसके अंदर अगर साल्ट वाटर की बात की जाए तो साल्ट वाटर तो बेताशा है, लेकिन वो पीने का पानी नहीं है। उसे पीने का पानी फ्रेश वाटर जनरेट करना पड़ता है अपने लिए। भाई की बात की जाए यहाँ तो बारिश बिल्कुल कम होती है, तकरीबन आप ये कह सकते हैं 10 टाइम्स पर ईयर यहाँ पे बारिश होती है। तो खुद सोच लें ये कितना हमारे पास मुश्किल हो जाता है उनके लिए फ्रेश वाटर इकट्ठा करना। तो क्लाउड सीडिंग से पहले हमारे पास ये था, दुबई ये करता था, अपने पास डिसैलिनेशन प्लांट्स थे, उसके पास साल्टी वाटर तो था, साल्टी वाटर को कन्वर्ट कर लेता था फ्रेश वाटर के अंदर, लेकिन ये प्रोसेस बहुत कॉस्टली था, बहुत महंगा था, इसलिए उससे बचने के लिए वो मूव करते हैं क्लाउड सीडिंग के अंदर। अगर हम बात करें डिसैलिनेशन प्लांट्स की, इसके अंदर हमारे पास 1000 लीटर को कन्वर्ट करने की जो प्राइस पड़ती थी यूएस डॉलर की $60 पड़ते थे 1000 लीटर पानी को फ्रेश करने पे, उसको कन्वर्ट करने पे फ्रेश वाटर के अंदर। अगर क्लाउड सीडिंग के जरिए बात की जाए तो ये खर्चा कम हो के 75 रुपये पड़ते हैं उनको सिर्फ 1000 लीटर्स पर। आखिर वो करते कैसे हैं? यही क्लाउड सीडिंग का कॉन्सेप्ट करते हैं और इन्होंने एक डैम बनाई है माउंटेन्स के ऊपर। माउंटेन्स के ऊपर जब ये बारिश होती है तो वहाँ पे बारिश के जरिए ये फ्रेश पानी इकट्ठा करते हैं और उस फ्रेश पानी से इनके पास इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है, इनकी एनर्जी की नीड्स भी पूरी होती हैं और सिमिलरली इनको फ्रेश पानी भी सस्ते में मिल जाता है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।